नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे खास कार्यक्रम हेडलाइन में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एशियन ग्रैंड न्यूज़ के संपादक कमलेश यादव जी। नमस्कार। नमस्कार। आज के समाचार हैं। 13 राज्यों में राजस्थान ज़्यादा भीगा, छत्तीसगढ़ में 9% अधिक बारिश हुआ। सबूत नहीं है तो क्यों बोला लड्डू में चर्बी वाला घी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। धमतरी जगदलपुर सड़क बनेगी 4 लेन, 4 NH को मंजूरी, CGI सख्त, कहा या नहीं यस बोलें, ये कोर्ट ने कॉफ़ी शॉप को लेकर कहा है। जी बताइए यादव जी, सबूत नहीं है तो क्यों बोला लड्डू में चर्बी वाला घी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर कहा है। देखिए, ये मामला भारत ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा में है। तिरुपति मंदिर आने वालों की जो संख्या है वो लाखों लाख में होती है। प्रतिदिन वहाँ बड़ी भीड़ होती है। साल में करोड़ों लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं और ये माना जाता है कि विश्व का सबसे धनी मंदिर है। उसे ट्रस्ट चलाया करता है और उनके पास टनों सोना है। ये इस तरह की बातें आती है और वहाँ पे लड्डू का एक बड़ा महत्व है। हम भी तिरुपति बालाजी आज के 15 साल पहले गए थे, तो लड्डू जो प्रसाद में मिलता है जी उसका बड़ा महत्व है। और उस लड्डू के नाम पे जो कुछ आंध्र प्रदेश में हो रहा है उसमें राजनीति भी प्रवेश कर गई है। अब ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वही व्यवस्था दी है, वही टिप्पणी की है कि जब आप कोई जानकारी आपके पास आई थी तो उसको पहले तस्दीक कर लेना था। पूरी तरह से तस्दीक करने के बाद आपको बोलना था। और आपने पहले ही कह करके कहीं ना कहीं राजनीति की इस तरह का संकेत है। जी। और राजनीति हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है, चूंकि वो अल्पसंख्यक समुदाय के थे इसलिए उन्होंने वहाँ मुख्य ट्रस्टी जिसको बनाया या उसमें जो कार्यपालन अधिकारी बनाया वो सब के सब अल्पसंख्यक समाज के थे। ये सब तमाम बातें हो रही है। वो भी कुछ आंदोलन करने की बात कह रहे थे, नायडू जी भी कुछ आंदोलन करने की बात करते हैं। तो कुल मिला के भगवान के मंदिर को आपने राजनीति का अखाड़ा बना दिया। जी। अब वहाँ पे अगर गड़बड़ था तो खैर वो गड़बड़ था, तो ये तो एक भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते मुझे भी कष्ट है। मैंने एक दिन इस पर दिल की बात भी की थी। जी। और बड़ा अच्छा प्रतिसाद लोगों से मिला उस मामले को लेकर के कि आप भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं, राजनीति में उनको भी घसीट रहे हैं। और अगर हकीकत में उसमें चर्बी मिलाई गई है, गाय की चर्बी या मछली की का बताया जा रहा, तेल वगैरह उसमें डाला गया था, ये चीज़ें हैं तो अत्यंत निंदनीय है, आपत्तिजनक है, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली बात है। और अगर नहीं है तो राजनीति करने वाले अगर इसमें राजनीति करेंगे तो उनकी तो अपनी वक्र चाल है, वो टेढ़ी चाल चलते हैं कि हमको कितना लाभ इसका राजनीतिक मिल जाएगा। जी। या सामने वाले को अगर उसका सियासी रकीब या आदमी राजनीतिक दुश्मन है तो उसको मौका मिल गया है घेरने का, घेर रहे हैं। तो आप उसको घेरिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे, आप उस मुद्दे पे लड़िए जितना लड़ना है। कम से कम भगवान के नाम पे इस तरह का अगर भ्रम है तो नहीं फैलाना चाहिए। और अगर आपने हकीकत में प्रसाद के नाम पे गड़बड़ी की है तो आप न केवल दुनियावी जो कानून है हमारे यहाँ उसके हिसाब से आप गलत काम कर रहे हैं, बल्कि ऊपरी एक सत्ता है ना, हम लोग मानते हैं सब, हर धर्म को मानने वाले, कि ऊपर भी एक सत्ता है जिसका अपना एक संविधान है, फिर वो उसके हाथों आप बचेंगे नहीं। तो दोनों तरफ से ये गलत है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए और प्रसाद अगर गड़बड़ किया गया तो वो भी नहीं होना चाहिए। इसमें कोर्ट ने भी फटकार लगाया, भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। जी वही सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दिया या टिप्पणी की है कि उनके नाम पे तो मत करो, भगवान के लिए, भगवान के नाम पे जी उनका दुरुपयोग मत करो। जी। एक खबर है, छत्तीसगढ़ में 10 टन क्षमता वाली सड़कें बन रही, लेकिन उसकी क्वालिटी परखने 40 टन भार मापने की मशीनें खरीदी गई। ये जो है छत्तीसगढ़ में जो मशीनों की खरीदी को लेकर एक खबर छपी है। ये करीब करीब रायपुर ही नहीं, आप छत्तीसगढ़ के हर नगर निगम क्षेत्र में, हर जिला मुख्यालय में कुछ इस तरह की खरीदी की जाती है। जी। और उसको ये उस समय बताया जाता है कि उसको उपयोगिता इतनी है, इसको उपयोग करने से हमको इतनी मतलब हमारा जो लेबर पे खर्चा होता है उसमें इतनी कमी आएगी, टेक्निकली हम कहीं कमज़ोर पड़ते हैं तो हम वहाँ थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, भ्रष्टाचार पे नियंत्रण करने में हमको मदद मिलेगी। इस तरह की दलील दे करके मशीनों को खरीदा जाता है। जी। वो कोरबा में भी हर जगह होता है। सरकार चाहे जिसकी हो, चाहे भाजपा की या कांग्रेस की, जिसकी सरकार राज्य में हो, या नगर निगम में जिसका भी महापौर अध्यक्ष बैठे, वो सबके सब वही करते हैं कि उसमें कमीशन खोरी का एक दौर चलता है ना। जी। वो अधिकारी और वो जो कुछ लोग होते हैं उसमें जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल होते हैं कुछ,
ये लोग कमीशन खोरी के चक्कर में इन मशीनों को खरीद के लाते हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद वो कबाड़ में तब्दील हो जाती है। जी जी। ऐसा दृश्य तो हमको कोरबा में भी दिखता है। फॉगिंग मशीन खरीद के लाई गई, रोड साफ करने वाली मशीन खरीद के लाई गई, करोड़ों रुपए आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया और कुछ दिन बाद 2-4 दिन 10 दिन महीना 2 महीने तक वो घूमती हैं और उसके बाद वो मशीनें चली जाती हैं कबाड़ में। जी जी। वो इनके वर्कशॉप में पड़ी दिखाई देती हैं। तो ये जो अपव्यय है पैसे का, इस पर भी रोक लगाने की जरूरत है। लेकिन वही है कि अब कोई हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए और जा करके इनका गिरेबान पकड़े तो तभी ये ठीक होता है। नहीं तो ये इस तरह की तो स्थिति है ही है। सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के चक्कर में ये सारी खरीदारी होती है। इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है जी। इस पर यह बात भी आ रही है कि निविदा को लेकर भी गड़बड़ियां की गई है। हाँ, तो वही होता है ना, अपनी जिस पार्टी को इनको देना है जी, उस पार्टी से इनकी पहले से तय रहता है इनको। अब दूसरे का किसी का आ गया, मान लो उससे ज़्यादा रेट हो गया जी, तो या कम रेट हो गया, जो भी कम ज़्यादा का रहता है, तो वो देख लिए कि हमारे जो पसंद का व्यक्ति है या पार्टी है उसको नहीं मिल रहा है, तो सामने वाले में कुछ न कुछ पेंच निकाल देंगे जी जी, कि जब एक कोर्ट कचहरी करते रहो तब तक ये काम हो जाएगा। तो ये जो तकनीकी मामलों को लेकर के उसमें छिद्र करके अपने लोगों को ओबलाइज करने का तरीका सब जगह चलता है। और इस पे वही है कि जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वो नर्वस ना हो, बल्कि वो कोर्ट का सहारा लें। कोरबई की कुछ मामले हैं जो हाई कोर्ट में लंबित हैं जी। आपको अगर लगा कि आपके साथ ज्यादती हो रही तो अदालतें खुली हैं, थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा, पैसे खर्च होते हैं, समय लगता है, लेकिन न्याय तो होता है। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो इस मामले में भी जिनके साथ गड़बड़ी हुई होगी निविदा के नाम पे, वो भी अगर सामने आएंगे तो उनको भी न्याय मिलेगा जी। शेयर बाजार को लेकर एक बड़ी खबर है कि शेयर मार्केट में 2 माह में बहुत बड़ा झटका हुआ है, 1272 अंक गिर गया है। इजराइल में जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर है बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि बार बार कुछ चैनल तो हमारे यहाँ भारत के ही हैं जो रोज विश्व युद्ध करवाते हैं। जी जी। उनका काम ही है वो उसी तरह की खबरें कि इस देश से इस देश की लड़ाई हो रही है, इस देश से इस देश की लड़ाई होने वाली है, इस देश की सेना बिल्कुल बॉर्डर पे पहुंचने वाली है और उस देश की सेना रवाना हो गई, इस तरह की खबरें अक्सर आती हैं। जी जी। तो ये तो हमारे यहाँ भारत की बात है, पूरी दुनिया में इस समय चर्चा चल रही है। और इस समय ही नहीं, कई बार ऐसी स्थिति बनी है। जब यूक्रेन का और इसका विवाद शुरू हुआ तो ये हुआ कि अब सोवियत संघ ने तो रूस है जी जी, तो ये हुआ कि बिल्कुल वर्ल्ड वार की स्थिति बन गई है। 1 साल 1.25 साल हो गया चला। इजराइल का शुरू हुआ तो फिर ये बात कही जाने लगी कि अब ऐसा हो जाएगा। फिर थोड़ा सा मामला शांत हुआ, गाजा पट्टी में उन्होंने जो किया आक्रमण और जिस तरह से लोगों को मारा पीटा, फिर थोड़ी सी शांति आ गई थी। अभी जो लेबनान में जो कुछ हुआ है जी जी, उसको लेकर के फिर बातें हो रही हैं कि नहीं विश्व युद्ध हो जाएगा। विश्व युद्ध होने वाला नहीं है जी जी। और इसका असर सीधा सीधा पड़ता है शेयर मार्केट पे। जो पैसा लगाने वाले लोग हैं उनको लगता है यार ये मामला है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से व्यापार पे असर पड़े। जो उद्योगपति इसमें ज़्यादा पैसे लगाए हैं वो थोड़ा सा बैक फुट पे आ जाते हैं। तो स्थिति ये बनती है कि जो निवेशक है, जो छोटा छोटा निवेश करने वाला है, जिनकी तादाद पूरे दुनिया में करोड़ों की है, वो जब छोड़ देते हैं, हिम्मत नहीं करते कि आज हमको नहीं लगाना है पैसा, अभी मार्केट ठीक नहीं है, तो फट से शेयर मार्केट गिर जाता है। और दूसरे दिन जब उनको लगता है कि माहौल ज़रा ठीक लग रहा है, किसी का बयान अच्छा आ गया, तो फट से शेयर मार्केट उठ जाता है। तो ये तो पूरा का पूरा जुआ है एक तरह का। हाँ, जुआ ही है। तो जुए में तो वही होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वही जीतता है। तो वैसे इसमें भी है, जो इसके खिलाड़ी हैं वो खेला करते हैं और छोटे निवेशक जो हैं वो फंस जाया करते हैं। तो वही हो रहा है। तो इजराइल के मामले को लेकर के अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो अभी ये होगा, अप डाउन होगा। अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी समय लगे ये स्थितियाँ बनेगी। और हो सकता है इस बीच में कोई और एक आध मामला आ जाए तो और कुछ असर पड़ेगा। और अगर इजराइल का और इनके बीच में कोई मध्यस्थता की बात चल रही है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार 3-4 महीने के अंदर इजराइल के राष्ट्रपति नेतन्याहू से बात की है और ये कहा है कि जैसे भी हमको शांति लाना चाहिए। तो ये प्रयास अमेरिका भी अपनी तरफ से कर रहा है। रूस अभी शांत है, उसकी तरफ से कोई बात नहीं आ रही। चीन तो दुश्मन पूरी दुनिया का है, वो तो मानवता का दुश्मन, इसलिए उसकी तरफ से बात नहीं। लेकिन जो विकसित राष्ट्र हैं और भारत जैसे जो विकासशील राष्ट्र है वो चाहते हैं कि इस मुद्दे का खात्मा हो ताकि दुनिया में शांति आए और इस तरह से शेयर मार्केट या जो भी फर्क पड़ रहा है दुनिया पे वो दुरुस्त हो। तो ये कोशिश चल रही है। अब देखिए कितना सफलता मिलती है इसमें लोगों को। बीच में एक बात आ रही थी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया था शेयर मार्केट को लेकर गड़बड़ियां भी की जा रही है करके। वो तो होता ही है, लोग खरीद लेते हैं उसको, होता ही है, ये होता ही है। अरे हमको याद है हर्षद मेहता का एक मामला हुआ था
उस समय हर्षद मेहता ने बाजार को एकदम ऐसा खड़ा कर दिया था। जी जी और उस समय उन्होंने ही आरोप लगाया था कि मैं जाके तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जी 1 लाख रुपए दिए थे। तो वो मामला बहुत दिन तक चर्चा में रहा, खूब जांच हुई उसकी, और उसमें क्या क्या बातें आई पुराने लोगों को सब याद होगा, नए लोगों को तो खैर नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो नई जो 15-20 साल 25 साल के उनको पता नहीं होगा। 90 91 92 की बात है। तो ये इस बाजार को लेकर, शेयर बाजार को बताया ना, तो जुआ है। जी जी तो जिस उद्योगपति के ज़्यादा पैसा रहता है वो अपने शेयर अपने लोगों के नाम पे खरीदता है, लाभांश ज़्यादा बताएगा, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन लाभांश कम बता करके मार्केट उसका गिरा देते हैं, पूरा उसका लाभ लेते हैं। तो ये है, ये सट्टा बाजार है, वो तो शेयर बाजार नहीं, वो सट्टा बाजार है। जी जी जी। जी अब कोरबा की ओर रुख करते हैं। आज बुजुर्गों का सम्मान होगा, कल पितरों को तर्पण। मां अंबे की आराधना 3 से शुरू होगी, धनतेरस 29 को। मुआवजा का विवाद, 1.8 किलोमीटर नहीं बनी 4 लेन, 111 किसानों को नोटिस जारी किया गया। रोपाई के बाद सब्जी में लगते हैं कई तरह के रोग, लक्षण दिखने पर प्रबंधन करे। 2 बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, बेटी की मौत, बेटी व महिला गंभीर। फर्जी पुलिस बनकर 2 लुटेरों ने 30,000 का लूट किया, बाइक सवार ने अंजाम दिया। आत्मानंद स्कूलों के अधूरे भवन कार्य अब पूरे होंगे, जिला प्रशासन ने 41 कार्यों को दी मंजूरी। जी जी बताइए, बुजुर्गों का सम्मान, कल पितरों का तर्पण, मां अम्बे की आराधना 3 से शुरू होगी, धनतेरस 29 को है। जी जी। उस पर कुछ कहने से पहले एक खबर है ना, 3 बच्चों की मां ने, 2 बच्चों के साथ मां ने खाया जहर, जी, बेटे की मौत, बेटी व महिला गंभीर। मामला बांकी मुंगरा का है। जी जी बुंदेली गांव बांकी मुंगरा थाना अंतर्गत आता है। और जी इस तरह की घटनाएं अक्सर सुनाई पड़ती हैं, बड़ा कष्ट होता है। कहा गया है ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, जो सनातनी हैं वो ये कहते हैं कि ईश्वर ने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, बहुत भाग्य था हमारा कि हमको मनुष्य का तन मिला। जी जी। और इसलिए इसको अच्छा कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं। आपको प्रकृति ने जो कुछ दिया है उसका आप ठीक ठाक दोहन करें, उसके साथ बैलेंस बनाएं, बच्चे जिनके प्रति आपका दायित्व उसका निर्वहन करें, और एक उम्र आने के बाद आप इस दुनिया को अलविदा कहे जाएं। ये एक व्यवस्था है। जी जी। ये धार्मिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है। अब इसमें जब इस तरह की घटना होती है कि छोटे बच्चों को सूली पे चढ़ा दिया गया माँ द्वारा या पिता द्वारा, और उसके बाद खुद भी उन्होंने मौत का आलिंगन कर लिया, जी जी। तो बड़ी पीड़ा होती है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप संघर्ष करिए ना। ऐसा कहा जाता है कि संघर्ष करें, संघर्ष करेंगे तो आपके सामने जो संकट आया वो संकट दूर होगा। कहा जाता है ना कि अगर रात नहीं रुकती सुबह होती है, या सुबह होती है दिन होता है तो रात आती है। तो ये परिवर्तन होता है, कभी सुख है कभी दुख है, कभी कोई संकट आया है तो उसका सामना करने की हिम्मत होना चाहिए। लेकिन यह भी है कि जब ऐसे सब मामले आते हैं तो मन में वह भी एक भाव आता है कि हमारे यहाँ एक बड़े प्रसिद्ध विचारक थे स्वर्गीय लाना कड़वे जी। जी जी। वो एक बात कहते थे कि आत्महत्या करना दुनिया का सबसे साहसी काम होता है, और उसमें तर्क भी देते थे वो। और वो उन्होंने एक बार तो ये शुरू किया था कि अगर कोई आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हो और वो मुझसे उसकी बात करा दे तो मैं उसको आत्महत्या नहीं करने दूंगा, मैं उसको समझा लूंगा। तो ये तो खैर सीधी सी बात है, साइकोलॉजी है कि वो जो अकस्मात होता है, क्रोध में होता है या भावनात्मक तरीके से किसी चीज कोई निर्णय ले लिया जाता है और मौत का वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए तो उनका जीवन के प्रति मोह जागृत हो जाता है, कुछ पल में ही मामला, हाँ वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ लोग जैसे लंबे अरसे से बीमार हैं, जी जी, उनकी बातें अलग, उनकी बात अलग, या कोई बहुत कर्जे में डूब गए, झेलते झेलते उनको लगा कि हम नहीं झेल पाऊंगा तब वो करते हैं, तो उनकी बात अलग होती है। जी जी। लेकिन कुछ मामले जो क्षणिक आवेश में होते हैं उनको टाला जा सकता है। तो मैं जब उनसे पूछता था कि आप बोलते हैं कि आत्महत्या बड़ा साहसिक काम है, तो बोलते थे देखिए हमारे बगल से कोई गाड़ी गुजरती है और लगता है कि अरे बच गए, उस समय हमारा सर्वांग कांप जाता है और लगता है कि देखो प्रभु ने हमको बचा लिया। तो ये मौत के इतना नज़दीक जाने के बाद हम जब कांप जाते हैं और ये लगता है कि अब हमको बच के चलना है जीवन भर, तो जो आत्महत्या कर रहा है उसको तो मालूम है कि अब इसके बाद सब कुछ जीवन मतलब उसका समझ में आता है कि अब कुछ नहीं बचा, इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, किसी योनि में जाऊँगा, क्या होगा मेरा, उसको कुछ नहीं मालूम। मतलब सब कुछ उसके बाद अंधेरा होता है, फिर भी वो आत्महत्या करता है, तो वो साहसी काम है, ऐसा उसको वो तर्क दिया करते थे। तो मैं साहसी नहीं बोलता बल्कि इसको ये बोलता हूँ कि ये एक तरह का डरपोकपना है, भय है आपके अंदर का। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मुकाबिल होइए, लड़िए, देखा जाएगा, मरना तो है ही एक दिन, तो लड़ के मरेंगे, ऐसे क्यों मरने जाएं। जिसकी वजह से हम परेशान हैं उसको सबक सिखा के मरेंगे,
ये भाव मन में रहना चाहिए। अभी छोटे बच्चों को महिला जो है मौत के घाट उतार, वही बेटे की मौत हो गई, बेटी और महिला गंभीर हैं। अब आप बीमार हो मतलब जो फांसी लगाई होगी आपने या जहर खाया होगा, उसके बाद जो आपके अंदर के जो तंत्र प्रभावित हुए होंगे, अब जिंदा भी रहोगे तो उसको आपको जीवन भर झेलना है। कई लोग विकलांगता के हाँ, होता है ऐसा। फांसी लगा लिया लोगों ने, पता लगा कई अंग उनके ऐसे हो गए कि वो काम ही नहीं करते। वैसे जहर खाने में भी होता है। तो जो अब उसके साथ तय भी कि बेटे की मौत हो गई है, अब अगर वो जिंदा भी बच गई महिला, तो सारी जिंदगी उसको रोना पड़ेगा बेटे के लिए कि मैं ही उसकी मौत का कारण बनी, मैं ही उसको इस धरा पे ले आई, मैं ही उसमें प्राण डालने वाली, और मैं ही उसकी मौत का कारण भी बन गई, तो जिंदगी भर उसको रोना पड़ेगा। तो ये क्षणिक आवेश में इस तरह का कृत्य हमें नहीं करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही, आज बुजुर्गों का सम्मान होगा जी, तो हमारे यहाँ तो एक परंपरा रही है, आज भी उस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। लेकिन जब कभी ये पता लगता है कि सियान लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए एक अलग से भवन बनाया जा रहा है, वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं, तो बड़ा कष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो मनाया जाए, ठीक है। कई देश ऐसे हैं साजी, हम लोग पढ़ा करते हैं कि वो माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, एक उम्र के बाद वो जैसे अपने माँ बाप के साथ किए रहते हैं वैसे उनके बच्चे भी उनके साथ करते हैं, उनके यहाँ वो व्यवस्था होगी। लेकिन भारत में व्यवस्था कभी नहीं रही। भारत में व्यवस्था थी कि अपने माता पिता को ईश्वर के बराबर मानने का भाव रहा है कि अब ये बुजुर्ग हो गए हैं तो इन्होंने हमारी परवरिश की है, अब बुजुर्गावस्था में इनके पग पग पे हमारा साथ होगा, इनको किसी तरह की कोई तकलीफ अगर हुई तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह का भाव लेकर जीने वाला भारत, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, इस माटी की तासीर है कि यहाँ पे अपने माता पिता को ईश्वर के सदृश माना जाता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, कोई भी हो। सब ये मानते हैं कि एक उम्र पाने के बाद अगर शरीर उनका कमज़ोर हो रहा है तो मेरा धर्म बनता है कि ईश्वर की आराधना बाद में करूं, पहले मैं इनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करूं। तो ये भाव लेकर के हम लोग जीते हैं। और उसके बाद भी ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे दिवस मनाए जाते हैं, मातृ दिवस, पितृ दिवस, ये भी मनाया जाता है। तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस है। तो आज भी पूरे देश में वृद्धों के लिए, यानी 60-62 वर्ष की जो अवस्था पार कर गए हैं, उनका कई जगह संगठन है, कई जगह ऐसे ही आपस में मिलते जुलते हैं लोग, तो वो मनाते हैं कि चलिए हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, अपनी अपनी अच्छी बातें करेंगे और बताएंगे कि हाँ हम समाज को क्या दे सकते हैं। इस तरह की चर्चा चलती है कि हम अगर मान लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में थे या किसी शासकीय सेवा में थे, तो हमने जो जीवन भर काम किया है, जो हमारा अनुभव हमको मिला है, उस अनुभव को हम लोगों के बीच में तकसीम करें, शेयर करें नई पीढ़ी के बीच में। तो अच्छे भाव उनके अंदर भी जागृत होंगे। काम करने का तरीका जो हमारा था वो तरीका अगर वो अपना लेंगे तो उनको भी संघर्ष ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो संघर्ष करके अनुभव प्राप्त किए हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग अगर उस संघर्ष को ले लेंगे तो 40 साल मान लो मैंने सर्विस की, 40 साल में मैंने जो महसूस किया अच्छी चीज़, वो नए लड़के को, 25 साल के लड़के को बताएंगे तो उसका 40 साल बच जाएगा ना उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए। तो वो लेकर के जब वो अपने काम में जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें एक परिपक्वता आएगी और वो किसी तरह के संकट से बच जाएगा और उसको काम करने में आनंद आएगा। तो इस दिवस की यह भी एक बड़ी उपयोगिता है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि वो लोग जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, मैं समझता हूँ कि ऐसी राक्षसी वृत्ति के जो लोग हैं उनके अंदर देवत्व का जागरण होना चाहिए। और अभी तो हम लोग साजी हमारे यहाँ पितृ दिवस मनाया जाता है। जी। और मैं तो कभी शायद कुमार विश्वास ने बताया था कि शाहजहाँ को कैद कर लिया था उनके बेटे ने जी, या शाहजहाँ को औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया था। तो उनको एक कोसा पानी देते थे, 2 रोटी देते थे, और गर्मी का समय आया जी, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि आप मेरे पानी की थोड़ा तादाद बढ़ा दो। जो जाता था वहाँ उससे संदेशा भिजवाए। तो औरंगजेब ने कहा मरना है मर जाए, इससे ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा था इस बात को कि कमबख्त तू उस देश में रहता है, उस देश का बादशाह है जिस देश के हिंदू अपने इस दुनिया से गए हुए पितरों को, मतलब 7 पीढ़ियों तक के लोगों को पितृपक्ष में पानी देते हैं। जी। तो महान तो वो लोग हैं। तो ये भाव जो है हमारे यहाँ इस धरा का,
कि यहाँ हम अपने पितरों को भी, आज 14वां दिन है, कल पितृपक्ष का अंतिम दिन है जी जी और उसके बाद फिर नवरात्रि शुरू होगी। तो ये भाव हमारे इस देश में सदियों से रहा है, पता नहीं कब से ये चला आ रहा है कि एक परंपरा चली आ रही है। उस परंपरा का अगर हम निर्वहन करेंगे, हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो हमारे बच्चे वही देखेंगे और वह भी आपकी सेवा करेंगे। क्योंकि हम अगर ये सोचेंगे कि हम एक क्या बोलते हैं, हम दो हमारे दो, तो सिर्फ उतने तक ही अगर अपने आप को सीमित रखेंगे, अपने माता पिता की आप सेवा नहीं करेंगे, तो ये 100% मान के चलिए कि आपके साथ वही होगा जो आपने अपने माता पिता के साथ किया, बल्कि वो बढ़ के होगा, क्योंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, दुगना मिलेगा। तो हमको अपने माता पिता को ये मान करके कि इन्होंने हमारे लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, माँ ने अपनी रातों की नींद उड़ा दी और पिता ने फटे जूते और चप्पल पहन करके आपकी परवरिश की है, या उनके पास धनाढ्य भी रहे होंगे, तो अपने नहीं किए, अपने बच्चे के लिए किए। इस भाव को अगर हमारे मन में जागृत रखेंगे ना, तो अपने माता पिता की सेवा करने से हम पीछे नहीं हटेंगे। और अगर ऐसा करेंगे, यही लोग, मतलब यहाँ और वो लोग, दोनों जगह हम, मतलब अच्छा हमको परिणाम उसका मिलेगा। तो ऐसा मान करके हमको अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। यही मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। जी, एक खबर है, फर्जी पुलिस बनकर 2 लुटेरों ने बाइक सवार को लूट लिया है, 30,000 रुपये लूट के। ये फर्जी पुलिस और फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी, ये मामले थोड़ा कोरबा में ज़्यादा ही आ रहा है। नहीं, अब इसको अगर मैं परिहास में कहूँ साजी, तो ये फर्जी कहाँ होता है, फर्जी पत्रकार होता है ना। अभी दो फर्जी पत्रकार पकड़ाए हैं वहाँ शायद भिलाई में, जो एक पोर्टल चलाते थे, और वो अभी महादेव ऐप वाला जो मामला चल रहा है, उसमें वो किसी एक चाय वाले या ठेले वाले के नाम पे खाता खुलवाया उन्होंने, और 1,60,00,000 रुपए कितने का ट्रांजैक्शन उसमें पकड़ा गया है, अंदर हुए हैं। ये फर्जी शब्द तो वहीं जुड़ता है ना जी, जहाँ पे कुछ गड़बड़ होता है, गड़बड़ हुआ, हाँ। तो गड़बड़, फर्जी पुलिस वाला बना, मतलब पुलिस वाले वसूली करते हैं, ये सबको पता है। जी, तो वसूली करते हैं, तो वही फर्जी आदमी जाकर के वही काम करने लगा। इनकम टैक्स वाले करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो फर्जी तो वहीं होगा ना जहाँ फर्जीवाड़ा की संभावना रहती है, वहीं फर्जी लोग जाते हैं। हमारी पत्रकारिता में फर्जीवाड़ा की पर्याप्त संभावना रहती है। किसी को चले गए ब्लैकमेल करने, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, मेरे को इतना पैसा, तो करते हैं लोग। वो हर जगह हो रहा है, कोरबा में भी हो रहा है, सड़ गया है कोरबा तो इस मामले में कहता हूँ। जी, मतलब जिनको काखा काका नहीं लिखना आता, वो भी एक तो माइक धर के घूम रहे हैं। जी। तो ये स्थिति सब जगह है। ये फर्जी पुलिस वाले बन के, अभी एक पिछले दिनों तो हुआ था ना जी, फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी या किस डिपार्टमेंट का नाम लेकर के 2.5 लाख रुपए लेके भागे थे, पकड़े भी गए। जी। तो फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा करने वाले ये नहीं समझते कि आजकल ये बड़ा आधुनिक युग है, इंटरनेट का ज़माना है जी। आप कहीं ना कहीं से उसकी जद में आओगे, आज नहीं पकड़ाओगे तो 10 दिन बाद पकड़ाओगे, पकड़े जाओगे, 100% है, उसके बाद भी करते हैं। तो ये तो ऐसे लोगों को ये मानना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसका खामियाजा आपको तत्काल भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जिन विभागों में से मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, वहाँ भी ये हमारा दायित्व बनता है कि ऐसे फर्जीवाड़ा करने वालों को बेनकाब करें। और मैं तो कहता हूँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि ऐसे लोग अगर आपको कहीं मिलें, ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, ये मोबाइल आपके पास भी होगा, उसमें वीडियो ऑडियो कुछ भी रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। मैं कहता हूँ मैं लगाऊंगा उस खबर को, कोई भी होगा लगाऊंगा उसको। जी। तो ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जिम्मेदारी है हमारी, आपकी, सबकी है। चाहे फर्जी पुलिस बन के करें, चाहे फर्जी इनकम टैक्स वाला बन के करें, ईडी वाला बन के करें, कुछ भी करें, जो फर्जीवाड़े करने वाले लोग हैं उनको बेनकाब करने के लिए हमें भी हिम्मत करना पड़ेगा। और हिम्मत करेंगे तो ऐसे लोग बेनकाब होंगे, पकड़े जाएंगे, लात घूसे पड़ेंगे उनके ऊपर, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो हमारा सबका ये प्रयास होना चाहिए कि ये जो बुराई हमारे सामने, किसी भी तरह की बुराई आती है, उसका प्रतिकार हमें करना होगा। नहीं करोगे आप तो आपकी पीढ़ियां उसको भोगेंगी, ये मान करके चलिए जी। कुछ मामलों में तो ऐसा भी होता है कि वो खुद कमज़ोर रहता है या उनमें कोई कमी रहती है, तभी वो उतनी राशि दे देते हैं। आखिर 2.5 लाख रुपए जो दिया, उसमें कहीं ना कहीं उसमें कमी रहा होगा, तब ना वो दिए उनको। तो होता ही है, वो होता ही है जी। अब मान लो आयकर वाला किसी के यहाँ जाके छापा मार रहा है जी, फर्जी आदमी जी, तो वो उसके चंगुल में इसीलिए फंस जाता है कि कहीं ना कहीं व्यापारी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ किया रहता है जी। और उस गड़बड़ी की जानकारी, जैसे जनरल, कुछ चीजें तो जनरल है जी, लेकिन कुछ चीजों की जानकारी उनके यहाँ बैठे हुए लोग किसी न किसी को दे देते हैं, उनके जरिए वो ऐसे फर्जीवाड़ा करने वालों के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके उसका दोहन करते हैं। तो ये होता है ना, जैसे मैं परिहास में एक बात कहता हूँ कि जैसे आप सड़क के किनारे
छोटी छोटी गुमटी लगा के यूं हाथ बना करके, और वो बैठे रहते हैं पहलवान छाप गुड़ाखू बेचने वाले। हाँ। मतलब वो आपको बताएंगे कि आप हमारे यहाँ की दवा लो, आपके अंदर इतनी ताकत हो जाएगी। भले बेचने वाला एकदम सुखरू होगा, जी जी लेकिन आपको यही बताएगा। और उसके यहाँ गुप्त रोग की दवा खूब बेचते हैं। जी जी अब जो जाता है उसको फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन किसी को बता भी नहीं पाता, जी जी क्योंकि वो कैसे बताएगा कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम है। हाँ हाँ तो वैसे ही ये सब मामले में होता है कि आपकी गड़बड़ी को अगर किसी ने आपको पता लग गया फर्जी आदमी, फिर भी आप किसी को नहीं बता सकते। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी बड़े आदमी के यहाँ चोरी होती है, अगर 50 लाख कैश गया, जी जी तो वो उतना ही बता पाता है जितना उसके अकाउंट में हो, मतलब वो जो एक नंबर में होगा, एक नंबर में, बाकी पैसे को बता ही नहीं पाता। हाँ। या जैसे जुआ पकड़ती है पुलिस, अभी हुआ ना हाल में ही, कहाँ कहाँ दौड़ा के पकड़ा गया था, उसका लाइव वीडियो भी आया था। जी जी तो उसमें वही होता है कि पकड़ा गया 50,000 और बताया जाता है 5,000। अब वो अगर वो जुगाड़ी बताएगा कि नहीं साहब इसमें तो 20,000 था मेरा, तो बोले तू कहाँ से लाया था, जी अब नए पंगे में फंस जाएगा। तो इसलिए वो जितना मिलता है उतने, जितना मिल गया या जितने में बच जाए वो उतने में ही मामला ले दे करके रफा दफा कर लिया जाता है। यानी हमारी कमजोरी का लाभ फर्जी बाड़ा करने वाले भी लेते हैं और सही लोग भी लेते हैं। तो गड़बड़ी नहीं रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। और गड़बड़ी मनुष्य है तो कुछ न कुछ काम कर रहे हैं तो वही जाती है, इसी का लाभ लोग लेते हैं। जी जी जी। मुआवजा विवाद को लेकर 1.8 किलोमीटर नहीं बनी 4 लेन, 111 किसानों को नोटिस जारी कर दिया। ये जो हाईवे 4 लेन का जो निकलता है मामला, यहाँ पर देखा जाता है कि कई लोग जो है पहले से ज़मीन इनकी जानकारी हो जाती है तो ज़मीन खरीद कर रख लेते हैं। ऐसे 2-4 मामले अभी पिछले बार आया हुआ है। ये तो बहुत होता है, कोरबा में तो बहुत है। कोरबा में तो आज भी भू विस्थापन को लेकर के लंबे अरसे से संघर्ष चल रहा है। यहाँ तक कि 50 साल पहले जो जमीन बालकों ने ली थी, उस जमीन पे भी कुछ लोग बीच बीच में ऐसा विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, हम लोगों तक पहुंच जाते हैं कि भाई हमको तो उस जमाने में मुआवजा नहीं मिला था, नौकरी नहीं मिली थी, तो हमारे साथ बेइंसाफी हुई। NTPC में भी तो ये चीज़ें तो अक्सर आती हैं जी। और जमीन अभी जो NH बनाने वाले मामले में तो जो चतुर लोग होते हैं ना जी, लोग बोलते हैं कि केंद्र में जो योजना बनती है उसकी जानकारी अगर कटघोरा के लोगों को हो जाए जी, तो आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ लोग छिद्र कर लेते हैं। जी, जी। बड़ी तादाद में जमीन खरीद लिए, जी। है ना। कटघोरा के आसपास बहुत लोगों ने किया बहुत लोगों ने किया। है। बाहर से लोगों ने आके जी। बताते हैं 200-200 300-300 एकड़ जमीन खरीद रखे जी, हैं। जी। और ये कब खरीदे तो पता लगा 4 साल पहले। तो 4 साल 5 साल पहले तो इसकी योजना ही नहीं बनी थी। जी अब एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। जी तो इसका मतलब है कि योजना ने जब उसमें भ्रूण आया, जी यानी अब योजना बनाई जानी शुरू की जा रही, मतलब उसकी शुरुआत हो रही, उसी समय आपको जानकारी मिल गई कि यहाँ से भी रोड निकलेगी और आप वहाँ जाके ज़मीन खरीद लिए। तो चलो ठीक, उनका तो हो गया। लेकिन बाद में भी कुछ लोग बैक डेट में, कुछ लोग अधिकारियों को पटा के राजस्व वालों को जैसे भी रजिस्ट्री करवा लेते हैं। अब उनके दायरे में जब नहीं आते तो जो दलाल उसमें रहते हैं उनको बोल करके तो बेच देते हैं अच्छा रेट लेकर के। उनको लगता है कि आज हम मान लो 2 लाख रुपए एकड़ में खरीद रहे हैं, तो उनके दिमाग में आता है इसका तो 10 लाख एकड़ मिलेगा, 2 लाख रुपए और खर्चा कर दिए, 4 लाख में पड़ी ज़मीन उनको। लेकिन वो नोटिफिकेशन और उसके लिए जो नियम बनाए गए हैं उसको नहीं जानते, उसके चक्कर में फंस गए। तो यही होता है कि फिर घूम रहे हैं, भैया हमको तो नौकरी नहीं, हमको तो मुआवजे नहीं मिला है। और कुछ लोगों का साजी इसमें होता है कि पारिवारिक जो बंटवारा होता है जी, उसके कारण अटक जाता है कि भाई हमारे पिताजी के नाम पे ज़मीन थी, अब बोले मुआवजा मिलना है तो बेटे को मिलना है एक को, तो बोले इसको मिल जाएगा, नौकरी इसको मिल जाएगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। तो उनमें आपस में क्लेश हो जाता है, आपस में विवाद हो जाता है, उसके कारण भी अटक जाता है। तो कई कारण उसके होते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो टाले नहीं। कई बार ऐसा होता है इस मामले में कि ये होता है कि यार कलेक्टर SP हों या किसी सार्वजनिक प्रतिष्ठान के मुखिया हों, वो सोचते हैं कि यार मुझे 2-3 साल रहना, जैसे तैसे करके इसको टालो, आगे वाला आएगा तो देखेगा। ये टाला न जाए, बल्कि उसके निराकरण की अगर कोशिश होती है तो उन लोगों को कष्ट नहीं होता जिन लोगों की पुश्तैनी ज़मीन उसमें गई है। बाकी ये दलाली फलाली करने वाले परेशान होते रहे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिनकी ज़मीन वाकई उन्हीं के पास है और उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको नौकरी नहीं मिली है, तो उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, ये ज़रूरी है। जी, तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब आप हमें दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए SN ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार। नमस्कार।